हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग। पेपर का नाम क्या रहेगा अभी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों के बारे में बेसिक्स पढ़े हुए होते हैं भी आपके 12th में। विद्युत चुंबकत्व के बारे में हमें अध्ययन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। मतलब इसकी चैप्टर के अंदर या इस कंप्लीट पेपर के अंदर हमें किसके बारे में स्टडी करना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, चार्ज आवेश क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है। इतना आइडिया आप सभी को होगा भी। नहीं भी है तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जितनी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी उन सबको आप अगर डेली पढ़ते जाओगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा भी। तो हेडिंग लगा लेना विद्युत चुंबकत्व है। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वह स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, अदिश एवं सदिश क्षेत्र। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता है क्या भैया आपको? अरे स्केलर एंड वेक्टर फील्ड पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अदिश क्वांटिटी किसको बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोला जाता है। मुझे उम्मीद है कि भी आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता हो एक सेकंड इधर ध्यान दे लेना भाई। स्केलर क्वांटिटी अदिश क्षेत्र किसको बोलते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़े, केवल उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि मतलब लेंथ में क्या हमें डायरेक्शन थोड़ी बतानी पड़ती है, दिशा बतानी पड़ती है क्या कि लंबाई है 2 मीटर है, कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। ऐसा नहीं होता है अभी जनरली। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? सदिश भौतिक राशियां होती हैं जिनमें क्या बताना पड़ता है? डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि सदिश संयोजन के नियमों का भी पालन करे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं इधर लिख ही देते हैं अभी। क्वांटिटीज जो भौतिक राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले स्केलर, अदिश। अदिश का मतलब जिनका केवल क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, वो भौतिक राशियां जिनका परिणाम हो उन्हें क्या बोला जाता है? सॉरी, परिणाम नहीं रे, परिमाण हो, उनको क्या बोला जाता है? अदिश भौतिक राशियां बोला जाता है। जिनका मैग्नीट्यूड हो उन्हें क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी कौन सी होती है भी? वेक्टर। सदिश का मतलब क्या होता है? जिन भौतिक राशियों के मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस डायरेक्शन भी हो, प्लस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी भी। मैं फिर बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। बीएससी लेवल पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें भी पूछी जाएंगी। सदिश भौतिक राशि किसको बोला जाता है? वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो, दिशा हो और सदिश संयोजन के नियमों का पालन करें। उदाहरण के तौर पे क्या देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं क्या? जैसे कि डिस्टेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्या होता है, फ्लक्स भी इसी का एग्जाम्पल होता है ना भाई, एटसेट्रा। मतलब दूरी, ऊर्जा, विद्युत विभव, विद्युत फ्लक्स इत्यादि। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं भाई? इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एटसेट्रा। बहुत है भाई इतने। बाकी जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएंगी उनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है। अब बेसिक सा डिफरेंशिएशन इधर और देख लेना। चलो दोनों चीजों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से समझ लेते हैं। एक डिस्टेंस है, एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या होती है? दूरी क्या होती है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो दूरियां कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोचिंग है, ये आपका घर है। कोचिंग से आपको घर जाना है तो दूरी तो कोई भी हो सकती है क्या? मान लीजिए किसी दोस्त के पास चले गए, वहां से घूम के आ गए,
और कहीं बाजार में कोई वस्तु लानी थी वो लेने चले गए। मतलब अलग अलग रास्तों से आप घर पे जा सकते थे, मतलब दूरी कुछ भी तय कर सकते थे। अरे मेरी मर्जी है, अभी मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर काट कर आ जाऊं, वो भी मेरे लिए दूरी है क्या? वो भी डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मतलब क्या होता है? दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी तो यही है क्या? ये तय करने के लिए एक निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा क्या? जैसे यहां से वहां तक मुझे क्या करना होता? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो मुझे इसी दिशा में चलना पड़ता क्या? एक फिक्स डायरेक्शन थी क्या? भाई मैं अगर मेरी डायरेक्शन चेंज कर लेता बीच में, दिशा बदल लेता, तो वो विस्थापन रहता है या दूरी बन जाती? समझ गए ना भाई? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस। अब वैसे देखना चाहो स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होती है, अदिश और सदिश क्षेत्र क्या होते हैं, तब तो बहुत आसान है। क्या होते हैं भाई? जो स्केलर क्वांटिटीज, जो अदिश भौतिक राशियां क्षेत्र बनाती हैं उनको क्या बोल देते हैं? अदिश क्षेत्र बोल देते हैं। और जो सदिश भौतिक राशियां बनाती हैं उनको क्या बोल देते हैं? सदिश बोल देते हैं। कितनी आसान बात है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं भाई स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र किसको बोला जाएगा? इसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर उसको समझेंगे। इफ ए स्केलर क्वांटिटी, नीचे लिख देते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है ना भी लास्ट तक आपको? देन द फील्ड इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। क्षेत्रों के प्रकार देख रहे हैं भाई। क्षेत्र किसको बोला जाता है? जिसमें प्रेक्षण बिंदु या फिर बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करे भी। कौन डिपेंड करे? स्केलर क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी हो। जब स्केलर क्वांटिटी डिपेंड करेगी, या इस यहाँ पे हमने देखो लिखा क्या, इफ ए स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो भी, यदि लिखना चाहो, क्या लिखना ही है रे, यदि एक अदिश भौतिक राशि, यदि एक अदिश भौतिक राशि के निर्देशांक, या लिख लेना, यदि एक भौतिक राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती है तो उस क्षेत्र को अदिश क्षेत्र कहा जाता है। दोबारा सुन लेना भाई, यदि एक अदिश भौतिक राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्केलर फील्ड कहते हैं। अरे नॉर्मली इतना याद रख लो कि स्केलर फील्ड किसको बोला जाता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, या बोल सकते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास है क्या? केवल मैग्नीट्यूड ही तो है भाई, उसके अलावा तो और कोई चीज ही नहीं है उसके पास। या फिर ऐसा बोल दो कि स्केलर क्वांटिटी ही क्या प्रोड्यूस करती है? स्केलर फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि टेम्परेचर, तापमान है भाई। तापमान कैसी भौतिक राशि है? टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है क्या? क्या एक फील्ड भी जनरेट करता है तापमान? जैसे रूम के अंदर हीटर रखा हुआ है, तापमान की कोई दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन रूम में हीटर रखा हुआ है, वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा क्या? फील्ड का मतलब क्या होता है? वो एरिया जिसके अंदर उस क्वांटिटी का प्रभाव देखने को मिले। आसान सी चीज है भाई। जैसे रूम में हीटर रखा हुआ था कहीं भी, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया फॉर्म कर लेगा, एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर लेगा जिसके अंदर उसका प्रभाव देखा जा सके। मतलब फील्ड का मतलब क्या होता है? उस क्वांटिटी का वहां पर इफेक्ट देखा जाएगा, जैसा इफेक्ट वो शो कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसा इफेक्ट शो करेगी? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगी। समझ में आई हुई बात? सिमिलर वे में वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र की परिभाषा भी बना सकते हो क्या अभी? वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र की क्या परिभाषा हो जाएगी भी? इफ मैग्नीट्यूड, सदिश क्षेत्र क्वांटिटी के पास तो दोनों होते हैं ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ ए
वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, बाकी आगे की तो सेम चिपकानी है रे, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन then it is called वेक्टर फील्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रही है ना अभी बातें? मैं ये दो ही क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे ज्यादा काम में ये दो ही आने वाले हैं। जो चीजें बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, जो भी चीजें मैंने बताई हैं, वो समझ में ही गई। इसको हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? यदि एक सदिश भौतिक राशि का परिमाण, दिशा या दोनों प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करें, तो उसे सदिश क्षेत्र कहा जाता है। अब इधर और ध्यान देना एक चीज, उस तरफ से भी मैं मिटा देता हूं उन चीजों को, या चलो यहीं देख लो रे। यहां मैं कोई चार्ज रख देता हूं, जैसे चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है भाई, धनावेश है। क्या हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है क्या? वेक्टर फील्ड की खास बात क्या है, सदिश क्षेत्र की खास बात क्या है कि इसमें क्या होंगी? रेखाएं होंगी। और वो रेखाएं, वो लाइंस किसके रिप्रेजेंटेशन के लिए होती हैं? डायरेक्शन के लिए। जैसे कि ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई व्यक्त की जा सकेंगी। क्या ये क्या है? इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कहां से कहां तक जाती है भाई ये? यहां मान लेते हैं भाई इस प्लेट के ऊपर कितना है? पॉजिटिव चार्ज। यहां कोई क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होगी क्या? कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में। और यही किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये फील्ड पता कैसे लगाएं भाई हम? वेक्टर फील्ड के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? सदिश क्षेत्र के बारे में कैसे याद कर सकते हैं? स्केलर फील्ड का एग्जांपल कौन हो गया भाई? ये पोटेंशियल फ्लक्स, ये सारे किसके हैं? स्केलर फील्ड के एग्जांपल हैं। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, याद हो आपको, 12th के अंदर। तो आपको सर हमने तो पढ़ना ही अभी स्टार्ट किया, कब पढ़ा था? अरे 12th क्लास में पढ़ा था क्या एक रिलेशन? क्या पढ़ा था? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फ्लक्स ऐसे ही याद किया करते थे क्या? अरे यही फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता था क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। अगर इसी को जनरल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस इंटीग्रेशन को मैं हटा दूं, चलो एक बार पढ़ाए रहने दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अरे इसी का दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तभी वो फॉर्म कन्वर्ट होगी क्या? यहां से ई वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं? डी फाई बाई ds भी लिख सकते हैं क्या? तो इसी फॉर्म में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, सदिश भौतिक राशि हो, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है? डी फाई बाई डी। ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है। अभी कोई भी सदिश क्षेत्र है, उसका परिमाण जो है वो किसके अनुपात के बराबर आता है, या किसके इक्वल होता है कि यूनिट एरिया में एकांक क्षेत्रफल में से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। फ्लक्स क्या होता था? अरे फ्लक्स किसको बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का फ्लक्स क्या होता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से, सॉरी एकांक नहीं भी, किसी भी क्षेत्रफल से, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाली फील्ड लाइंस के नंबर को ही क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोलते हैं। इधर ध्यान देना, ये है भाई। चलो यहां बना ही रखी है अभी हमने। यहां मैं कोई सरफेस बना देता हूं, इससे जो परपेंडिकुलरली पास हो रही है ना, ये क्या बना दिया मैंने? एक पृष्ठ बना दिया। इससे लंबवत रूप से परपेंडिकुलरली जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही क्या है इसका फ्लक्स। कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 3 पास हो रही है क्या? तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आई क्या अभी बात? फ्लक्स क्या होता है?
कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत रूप से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहां इसको किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, यहां से भाई एक नोट की फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो कि वेक्टर फील्ड इज द number of field lines passing perpendicularly from a unit area। यही चीज है क्या भाई, थोड़ा सा ये जनरल तो नहीं है ये बात जो हमने लिखी है, बाकी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो गणितीय रूप है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए था अभी, वो समझ में भी आ गया होगा। जो भी चीजें बोर्ड के ऊपर है उन चीजों को उतार लो, वो नोट है उसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो मैं जनरल फॉर्म में भी लिखवा सकता हूँ भी, उसको लिखवाना है क्या। से लिखा है वैसे लिख लो भी नॉर्मली, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे भी, इसी को लिख लेना। किसी सदिश क्षेत्र का परिमाण, किसी सदिश क्षेत्र का परिमाण एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। यहीं से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अरे जैसे ये था वैसे ही यहां से भी लिख सकते हैं क्या, डी फाई और किसके इक्वल आ सकता है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है। फाई क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स क्या होती है, ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश भौतिक राशि होती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा भी। जो अब अपना मेन टॉपिक है जिससे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं सवाल आने के, मतलब इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं टोटल कुल मिलाकर, कौन कौन से, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, इनका प्रूफ याद रखना है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस याद रखना है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र की प्रवणता। प्रवणता या ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन या कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है हमारे पास, सबसे पहली चीज तो ये किसके लिए निकाला जाता है, केवल अदिश क्षेत्र के लिए ही निकाला जाता है, स्केलर फील्ड के लिए ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट या स्केलर फील्ड की प्रवणता क्या होती है अभी, पोजीशन के रेस्पेक्ट में उस क्वांटिटी में मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा अभी आपको, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज with respect to position of a scalar quantity is called gradient।
ऑफ स्केलर फील्ड। कोई भी अदिश क्षेत्र है, कोई भी स्केलर फील्ड है, उसमें स्थिति के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर है, उसे ही क्या कहा जाता है, उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या नोट करोगे भाई, किसी भी अदिश क्षेत्र में या किसी भी अदिश भौतिक राशि में स्थिति के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या बोला जाता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोला जाता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कहा जाता है। अभी इधर ध्यान देना, इससे नहीं समझ में आया यहाँ ध्यान देना। अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर तापमान, मतलब यहाँ एक हीटर रख दिया जाए तो टेम्परेचर क्या प्रोड्यूस करता है, स्केलर क्वांटिटी है भी एक टेम्परेचर। जो तापमान है वो कैसी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि। वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है क्या, इसने एक फील्ड जनरेट कर रखी है कि हीटर के आप पास में हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं उसका प्रभाव कम देखने को मिल रहा है। ऐसा ही हो रहा है क्या अभी। अब मान लेते हैं कि भाई आप यहाँ, आप कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं भाई, इस डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकते हैं, इसमें भी मूव कर सकते हैं। क्या कोई एक ऐसी दिशा जरूर होगी क्या जिसमें चलने पर अधिकतम परिवर्तन आ रहा हो, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, स्थिति के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं किसी भी अदिश क्षेत्र की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक इस डायरेक्शन में एक तो 2 मीटर चले इतना चल लिए होंगे भी, इस डायरेक्शन में 2 मीटर चले इतना चल लिए होंगे, इस डायरेक्शन में 2 मीटर चले तो इतना चल लिए क्या। तो क्या एक फिक्स डायरेक्शन है क्या जिसके अंदर चलने पर मैक्सिमम चेंज आ रहा है, यही आपके लिए क्या है, ग्रेडियंट। यही क्या है भाई, प्रवणता है। अब समझ में आया क्या कुछ। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी स्केलर फील्ड, कोई भी अदिश भौतिक राशि में किसी एक निश्चित दिशा में चलने पर अधिकतम परिवर्तन आ रहा होगा, उसी डायरेक्शन को या उसी रेट ऑफ चेंज को या उसी परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। समझ में आ गई क्या अभी बात को। इसको मैथमेटिकली डिराइव कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम अभी देख लेंगे, लेकिन पहले आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। इसमें आगे तभी बढ़ेंगे भी जब आपको पता होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है या प्रवणता किसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई। एक ही लाइन याद रखनी है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, स्थिति के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, प्रवणता कहा जाता है। उदाहरण मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। अब इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो यहां से मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसके। ये क्या है अपने पास, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। एक सरफेस मैंने यहां बनाया भी, दूसरा सरफेस मैंने यहां बना लिया। इस सरफेस को क्या बोल रहा हूं मैं, S1 बोल देते हैं। इस सरफेस को, इस पृष्ठ को कितना बोल दिया, S2। एक पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का निकालते हैं, इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं भाई। दूसरा पोजीशन वेक्टर यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं, उसके लिए निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, Q बोल देते हैं। ये वैल्यू, इसकी पोजीशन कितनी है अपने पास, dr वेक्टर, और इसको क्या बोल देते हैं, सॉरी इसकी पोजीशन कितनी है, r वेक्टर, और इसको कितना बोल देते हैं, dr वेक्टर। मतलब ये देखो, दो पृष्ठ है क्या, दो सरफेसेस हैं क्या, इस सरफेस से इस सरफेस के ऊपर जाना है। यहाँ क्वांटिटी है जो भौतिक राशि है, उसका मान मान लेते हैं कितना है, फाई। यहाँ कितना हो गया होगा, फाई प्लस डी फाई। अरे किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी अदिश क्षेत्र में, जैसे ये टेम्परेचर वाला एग्जांपल मानो, एक सरफेस हमने यहाँ मान लिया, एक सरफेस यहाँ मान लिया। इस पृष्ठ से इसमें जाएंगे तो भी परिवर्तन आ रहा होगा, इस पृष्ठ से इसमें जाएंगे तो भी परिवर्तन आ रहा होगा। चेंज आ रहा होगा क्या भाई क्वांटिटी के अंदर। वही हमने कहा है कि इसके ऊपर क्वांटिटी कितनी है, फाई है, इसके ऊपर कितनी है, फाई प्लस डी फाई है। अब इस वैल्यू को हमने कितना बोल दिया, डी आर वेक्टर। तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन तो जानते हो ना, ये आर वेक्टर है, ये डी आर वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। यही आ गया क्या भाई। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम, ओ बोल रहे हैं। तो ओ पी वेक्टर की भी वैल्यू है अपने पास, ओ क्यू वेक्टर की भी वैल्यू है, और पी क्यू वेक्टर की भी वैल्यू है। यहाँ एक नया पॉइंट मान लेते हैं भाई, इसको बोल दिया पी क्यू, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, आर। और इस डायरेक्शन में जो चेंज है वो मैक्सिमम आएगा क्या, समझो भी। ये दो प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। डायग्राम से कंपेयर करना, ऐसे रख दूं चाहे ऐसे रख लूं, बात सेम ही है ना। अरे ऐसे रखने से भी कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है दोनों को। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के ऊपर चलकर जाना है। मेरी ये जो अंगुली है इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए आप सिचुएटेड हूं, इससे इस सरफेस के ऊपर जाना है। मैक्सिमम चेंज कौन सी डायरेक्शन में चलने पर आएगा,
मतलब इन दोनों के बीच में यहां बना लेते हैं, ये दो पृष्ठ थे, यहां आप खड़े हो, कम दूरी चलने पर ज्यादा परिवर्तन आना चाहिए, यही तो चाहते हैं हम, ये अगर हम प्रवणता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इस सरफेस से इस सरफेस के ऊपर ही तो जाना है। तो एक बार तो आप यहां जा रहे हो, सिर्फ इतना क्यों जा रहे हो, सीधा सही चले जाएं। अरे कम दूरी कौन सी होगी भी, दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो मिनिमम हो जाएगी क्या। ये भी एक सीधी रेखा है लेकिन ये वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि पता लगा सकते हो ना ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, हाइपोटेनियस की होती है क्या, करंट की होती है क्या। अब चाहे इसको आधार मान लो चाहे लंब मान लो, इससे तो कम ही होना है। समझ में आई क्या अभी बात। इसीलिए इस डायग्राम के अंदर इस वैल्यू को मैं कितना बोल देता हूं, इस वैल्यू को बोल दिया भाई डी एन वेक्टर। समझ में आ रहा है ना आपके डायग्राम। ठीक है भाई, चीजें समझने लायक तो हैं थोड़ी बहुत, यहां से एक मिक्स हुई है, इसको यहां से हटा के मैं थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं। इसी वैल्यू को कितना लिखा है मैंने, डी एन वेक्टर लिखा है। इन दोनों पॉइंट्स को भी डॉटेड लाइन की हेल्प से मैंने ज्वाइन कर दिया है, और ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कितना बोल देते हैं, एन के बोल देते हैं। ये ऊपर वाली चीज थी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये उदाहरण के लिए थी भी, आप सभी लोगों ने बना ली होगी याद रखने के लिए, बाकी एग्जाम में इसका ज्यादा एसेंस नहीं रहता है कोई भी। इस डायरेक्शन को क्या बोला है, एन के बोला है। जो डी एन वेक्टर की डायरेक्शन है, जो डी एन मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसको हमने कितना बोल दिया है, एन के बोल दिया। एन केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है। यहां से देखना भी, ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, इस फॉर्म में तो इसको लिखा जाता है। अपने पास क्वांटिटी कौन सी है, फाई ही है क्या, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, फाई, यहाँ कितनी है, फाई प्लस डी फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब क्या है, मतलब यही प्रवणता को व्यक्त करेगा ना। इसका मतलब क्या है कि फाई में मैक्सिमम चेंज, तो डी फाई बाई डी आर, डेफिनेशन पढ़ो, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड, इन ए स्केलर क्वांटिटी लिख लो भी, इन ए स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए क्या, ऐसा ही होना चाहिए भी। अब एक चीज बताओ कि निकाली किसकी जाती है प्रवणता, ग्रेडियंट किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, स्केलर फील्ड के लिए, अदिश क्षेत्र के लिए, लेकिन ये खुद सदिश आता है क्या, क्योंकि एक ही दिशा ऐसी होगी क्या जिसमें चलने पर मैक्सिमम चेंज आ रहा होगा, एक ही डायरेक्शन ऐसी होगी जिसमें चलने पर उस क्वांटिटी के अंदर अधिकतम परिवर्तन आ रहा होगा, मैक्सिमम चेंज आ रहा होगा, तो वही डायरेक्शन हमें ढूंढनी थी। मतलब यहां एक चीज और लिख सकते हैं भाई, ग्रेडियंट इज कैलकुलेट, वापस गलत जगह लिख रहे हैं ना, लो इधर ही लिख देते हैं भाई, कहीं यहां लिख देते हैं, जगह बची हुई है। ग्रेडियंट is calculated for scalar quantity but it is a vector। प्रवणता ज्ञात किसकी की जाती है, अदिश भौतिक राशि की, लेकिन वो खुद कैसी होती है भाई, सदिश होती है। खुद क्या होती है, वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। समझ गए विवाद को, यहां तक जितनी भी चीजें लिखी हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी हेल्प से हम डेरिवेशन करने वाले हैं अभी। यहां से इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, डी फाइव बाई डी आर मैक्सिमम, तो क्या मैं डी फाइव बाई डी एन लिख दूं, इसको कितना लिख सकते हैं, डी फाइव बाई डी एन इंटू एन केप। बातें दोनों सेम है क्या, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। कोई फाई थी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी का क्या निकाल रहे हैं हम, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ की यहाँ तक जो भी चीजें नोट की है उन सारी चीजों को नोट करो भी आप, उसके बाद हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को आगे मैथमेटिकली सोल्व करते हैं।
इसको बोल देना भाई इक्वेशन नंबर दे देना, इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डी आर वेक्टर से हम इस इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा अभी। ऑन स्केलर प्रोडक्ट विथ डी आर वेक्टर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, अदिश गुणांक गुणनफल कर रहे हैं, किसके साथ, डी आर वेक्टर के साथ। लैंग्वेज इंग्लिश में भी लिख सकते हो भी, इतने तो समझदार हो गए हो आप अभी। ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में मैंने बता दिया अभी। समीकरण एक में डी आर वेक्टर से दोनों ओर अदिश गुणनफल करने पर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इजिकल टू डी फाई बाई डी एन इंटू एन केप डॉट डी आर वेक्टर, यही वैल्यू आ जाएगी क्या भाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सबको पता है क्या क्या होता है, इतना तो पता ही होगा भाई, ए बी कोस थीटा, यही वैल्यू होती है क्या। तो ये डी आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, एन केप की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को मैं कितना बोल देता हूं, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। ये जो एंगल था, ये जो कोण था, इसको कितना ज्यूम कर लिया हमने, दिख रहा है ना भाई आपको। अरे रुको रे, एक बार इस डायग्राम को ही दोबारा बना लेते हैं मिटाकर, थोड़ा सा उस डायग्राम के चक्कर में। इसको भी आप भी स्मूथली बना लेना इस डायग्राम को, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कंफ्यूज होने लग गए, आपको ढंग से स्पष्ट चीजें नहीं दिखेंगी, तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। यहां से इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, इसको कितना बोलते हैं, आर वेक्टर। यहां इसकी पोजीशन और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर बन रहा था, उसको क्या बोल दिया, डी आर वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। यहां क्वांटिटी कितनी है, फाई, यहां कितनी है, फाई प्लस डी फाई। यहां इस डायरेक्शन में चलने पर मैक्सिमम चेंज आ रहा होगा, इस पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, Q बोल दिया, इस पॉइंट को क्या बोला हमने, R बोला है, और इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया हमने, N कैप बोल दिया। यहां तक की सारी चीजें क्लियर। इसको क्या बोला गया, डी एन वेक्टर। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आ गया, थीटा। इस सरफेस को क्या नाम दिया हमने, S1, इस सरफेस को क्या नाम दे दिया, S2। ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, और ये जेड एक्सिस थी। क्लियर है ना भाई अब तो। इसके बारे में लिख लेना भाई, वी हैव अज्यूम्ड टू सरफेसेस टर्म्ड एज, इसके जस्ट डायग्राम के नीचे तुम्हें लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखोगे लैंग्वेज के अंदर, जो हमने डायग्राम में किया है वही सारी चीजें इसके नीचे लैंग्वेज में लिखनी होती है। लैंग्वेज क्या लिखोगे, वी हैव अज्यूम्ड टू सरफेसेस टर्म्ड एज S1 एंड S2 ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फाई एंड फाई प्लस डी फाई। माना कि दो पृष्ठ S1 व S2 जिनके ऊपर एक अदिश भौतिक राशि का मान फाई है व फाई प्लस डी फाई है, तो उसके लिए प्रवणता को निम्न अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। द ग्रेडियंट फॉर दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। उसके बाद ये डेरिवेशन लिखनी है। इसके अलावा तो शायद और कुछ चीजें हमने लिखी नहीं होंगी इन दोनों के बारे में। अब यहां क्या किया हमने, डी आर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इनके बीच में एंगल कितना माना हमने, थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इजिकल टू डी फाई बाई डी एन। ये एक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो एन केप का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू डी आर, और इंटू क्या आ जाएगा, कोस थीटा। यही आ गया क्या, डी आर कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो भी, ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है क्या, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसके ये जस्ट सामने वाली साइड यही क्या है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं होती, हाइपोटेनियस होती, कर्ण होती है, जिसके ऊपर एंगल और ये क्या बोलते हैं 90 डिग्री और एंगल बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ऐसा ही कुछ होता है क्या, ये ट्राइंगल है अभी अपने पास, आर पर 90 डिग्री बन रहा है, ये पी है, ये क्यू है, इसको क्यू बोल दो भाई, और ये कितना है पी।
यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये क्या हो गया अभी अपने पास, हाइपोटेनियस हो गया क्या। ये एंगल यहाँ कितना बना हुआ है, पी आर और पी क्यू के बीच में एंगल बना हुआ भाई थीटा। ये साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये साइड क्या होती है, बेस होती है। बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, कोस थीटा का ही होता है क्या। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन था, डी एन। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी एन इज इक्वल टू डी आर कोस थीटा। ये चीज लिख सकता था ना भाई, मैं वही लिख रहा हूं। मैं डी आर कोस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी एन बोल सकते हैं ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन इंटू डी एन। दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आ गया, डी फाई के इक्वल आ गया। यहां तक नोट कर लेना भाई, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम कर रहे हैं डेरिवेशंस को, आसान सी डेरिवेशंस हैं, बस ध्यान लगा के इनको नोट करते जाओ। छापो भाई यहां तक। अब ध्यान देना भाई इधर, क्या फाई एक स्केलर फंक्शन ही है क्या, और उसके कोऑर्डिनेट्स किसके फॉर्म में होंगे, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में होंगे क्या। फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स किसकी फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जेड, ये तीन ही कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या। मतलब फाई किसका फंक्शन है, खुद ही एफ की फॉर्म में लिख देते हैं। फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करके लिखा जाए तो इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। इस फॉर्म में लिख सकते थे भी इसी वैल्यू को हम। इसको मिटा रहा हूँ भाई, मैं डायग्राम बना ही लिया होगा आप सभी ने। अब इस डायग्राम की ज्यादा हेल्प भी नहीं है अपने को। यहां देखना, ये डेल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, आंशिक अवकलन को प्रदर्शित करता है। फाई का सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करो, आंशिक अवकलन करो, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दो, dx से। उसके बाद फाई को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, dy से मल्टीप्लाई कर दो। फाई को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, dz से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टर्म किसके इक्वल आ रही होगी, डी फाई के ही इक्वल आ रही होगी। मतलब जो फाई क्वांटिटी थी उसका एक भाग होगा। और ये इक्वेशन तुम्हारे बहुत बार काम में आने वाली है, और इस इक्वेशन को बनाना बहुत आसान है। अरे ये समीकरण आसानी से बना सकते हो। फाई जिसका भी फलन है उनके रूप में पहले उससे आंशिक अवकलन करो, फिर उससे गुणा कर दो। इसके रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन और इससे गुणा, आंशिक अवकलन और मल्टीप्लाई। ये कंप्लीट क्वांटिटी के सम को हमें ऑब्टेन हो सकता है यहाँ से। मैथमेटिक्स में इसका प्रूफ भी देख सकते हो आप, प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। अरे दिमाग में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां से देखना, इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल फाई बाई डेल एक्स आई के प्लस, चलो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू आई के प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के केप इंटू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के केप। इस फॉर्म में लिख सकते थे क्या भाई हम इसको, कैसे लिख सकते थे, अरे जो भी क्वांटिटी हो, मान लीजिए कुछ क्वांटिटी है ए आई केप,
ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है दूसरी क्वांटिटी का बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, वो बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई डॉट आई को क्या लिख सकता हूं मैं, अरे आई कैप डॉट आई कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए बी कोस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे करना चाहेंगे, अरे 12वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं ये। आई डॉट जे भी कितना होता है, 0। आई डॉट के भी कितना होता है, 0। तो ये सारी टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 0। यहां से केवल कितना बचेगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए आपस में, ये किसका डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, ऐसा ही कुछ यहां पर था, अरे ऐसा ही कुछ था क्या। इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं तो इसको वापस ऐसा भी तो लिख पाते होंगे, वही हमने किया है। ये क्वांटिटीज इस फॉर्म में लिखी गई थी, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। क्या ये डी आर वेक्टर है क्या, अरे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप, ये किसकी वैल्यू है। इसको भी मैं मिटा रहा हूं, जिसको नहीं आती वो ये चीज लिख लेना। और बाकी मैथ्स में हो तो इतनी चीज तो आती ही होगी आपको। डी आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप। तो यहां से डी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल फाई बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ डी आर वेक्टर के साथ, ऐसा ही कुछ है क्या। इसको भी मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करो एक बार, ये भी डी फाई है, यहाँ भी डी फाई है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ हो रहा था, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ हो रहा है। हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालनी है क्या, यहाँ ग्रेडियंट ऑफ फाई है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई यही होगा क्या, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर क्या ऑब्टेन हो गया अभी हमें, ये वैल्यू आ गई क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। ये याद रखना भाई, यही ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है किसके अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट ऑफ फाई पूछ लिया जाए, फाई की प्रवणता का मान पूछ लिया जाए तो इसी फॉर्म में नोट किया जाता है। इसको आगे और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, वो और देख लेते हैं। इसी को आगे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू फाई। और ये जो कंप्लीट थिंग है इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको डेल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोला क्या जाता है, डेल ऑपरेटर। इसी को क्या बोलते हैं, डेल संकारक बोलते हैं। अरे ये ऑपरेट ही कर रहा है क्या इस कंप्लीट फंक्शन को। तो याद रखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि डेल ऑपरेटर क्या है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल्टा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आ गया, डेल फाई। ग्रेडियंट को इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। ग्रेडियंट निकाला किसका जाता है, अदिश भौतिक राशि का, आता कैसा है, सदिश का, सदिश आता है भी। हमेशा ग्रेडियंट किसका कैलकुलेट किया जाएगा, स्केलर क्वांटिटी का, और खुद कैसा आएगा, वेक्टर आएगा भी। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, डेल फाई के इक्वल होता है। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। यहीं तक है ग्रेडियंट प्रवणता के बारे में। इससे आगे देखो, चलो एक नोट की फॉर्म में लिख लो। नोट की फॉर्म में क्या लिख लेते हैं भाई, क्या तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा था क्या कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल
फाई या डेल वी लिख देते हैं अभी। यहाँ पर ये वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके ऊपर कई बार आपको वेक्टर साइन लगा हुआ मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो भी घबराना नहीं है भाई, है वही फंक्शन, ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। इसको स्टेटमेंट में भी नोट कर सकते हो। ये नेगेटिव साइन केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है, डायरेक्शन को नोट कर रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है भाई आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।